अंधेरी रात थी। वही हिल स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी जिसमें से 4 लड़के और एक लड़की उतरी, जिनके नाम आर्यन, अनुज, आदित्य, विक्रम और रूह नाम की एक लड़की थी। आर्यन ने आदित्य से पूछा, देख भाई जतनगा गांव पहुंचे कि नहीं? आदित्य बोला, किसे पूछूं भाई, यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। सचमुच स्टेशन पर कोई भी नहीं है। जैसे लग रहा था कि उस स्टेशन पर कोई आता ही नहीं है। फिर पास में लगे बोर्ड पर अनुज ने देखते हुए कहा, तुम लोग को बोर्ड पर दिख नहीं रहा है, हम जतनगा हिल स्टेशन पर ही हैं। जिसमें से आदित्य ने कहा, अरे भाई लग रहा है कि नींद की वजह से ध्यान ही नहीं गया है। विक्रम ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हाँ भाई 1 बज रहे हैं और मुझे बड़ी नींद आ रही है। रूह ने अनुज की ओर देखते हुए कहा, सर ने कहा था अपना आदमी भेजेंगे पर यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है। रूह दोबारा अनुज की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें तो सर ने अपने आदमी का नंबर दिया था ना, तो तुम फोन करो उसके पास। अनुज ने रूह को जवाब देते हुए कहा, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। ये सब सुनकर आर्यन ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, रुको मैं करता हूँ। जैसे ही आर्यन ने कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला ही था कि तभी स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहा, आप ही लोग ट्रैवलिंग ब्लॉगर वाले हो? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हम ही हैं। आप कहीं डॉक्टर संतोष के आदमी तो नहीं है? बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा, मैं ही हूँ साहब, डॉक्टर संतोष का आदमी। तभी विक्रम ने पीछे से कहा, तो चलो काका हमको ले चलो, जिधर भी हमारी रुकने की व्यवस्था है। बूढ़े ने कहा, जी जरूर। सभी काका के साथ उनकी जीप में बैठने लगे। आर्यन काका के साथ उनके आगे बैठा और बाकी लोग पीछे बैठे। आर्यन थोड़ा फिट लड़का था, जिम करने वाला था, तभी उससे बाकियों के मुकाबले नींद कम आ रही थी। आर्यन ने पीछे देखा, विक्रम आदित्य बैग पर सर रखकर सो रहा था और रूह अनुज के कंधे पर। तभी वह बूढ़े काका की तरफ देखते हुए बोला, काका स्टेशन पर इतना सन्नाटा क्यों था? वहाँ कोई दिखा ही नहीं था। काका ने जवाब देते हुए कहा, ये गांव जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा डरावना है। यहाँ पर लोग 5 या 5:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कई साल पहले यहाँ की हवेली में आग लग गई थी, जिसमें पूरी हवेली के लोग जलकर मर गए थे। तभी से यहाँ पर रातों में लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने तो जान भी गंवा दी है। काका ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप सब थोड़ा सावधानी से अपना काम अपना यहाँ पर, क्योंकि आप सब का मकान हवेली के नजदीक ही है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं। काका की बात खत्म होते ही आर्यन ने कहा, काका इस जमाने में आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। आर्यन की बात सुनकर काका ने कहा, बेटा तुम शहरी लोग को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, हम गांव वालों की बात। खैर हमारा काम था आपको समझाना, सो हमने किया। कुछ समय बाद जीप घर के पास आकर रुकी। काका ने कहा, लो आ गया आप सबका घर। आर्यन ने सभी को जगाते हुए कहा, उठो हम पहुंच गए। सभी लोग घर के अंदर गए। घर बहुत पुराना था पर उसकी कई जगह की मरम्मत हो चुकी थी। काका ने 3 कमरों की चाबी देते हुए कहा, ये लो, यहाँ 3 रूम में मैंने आप लोग के रहने की व्यवस्था की है। आर्यन ने चाबी लेते हुए अपने दोस्तों से कहा, हम तो 5 लोग हैं, तो एक रूम में अनुज और रूह रहेंगे और बचे 2 कमरे में कौन कहाँ रहेगा? विक्रम की ओर देखते हुए आर्यन ने कहा। तभी आदित्य बोला, मैं और विक्रम एक रूम में रहेंगे। आर्यन ने फिर सबको चाबी दी और फिर काका से पूछा, यहाँ कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो हमारे लिए खाना बना सके और घर के थोड़े कम कर सके? तभी काका ने कहा, आदमी तो नहीं पर एक लड़की है जो काम कर सकती है। आर्यन ने कहा, ठीक है फिर चलिए हम भी सोने जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है।
आर्यन ने दोबारा काका से कहा, आप यहीं रुक जाए, रात बहुत हो चुकी है। काका ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा, और हाँ, जीप की चाबी आप रखिए। डॉक्टर संतोष ने कहा, आपको ही दे दूं जीप की चाबी। आर्यन ने काका को बाहर तक छोड़कर आया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और कमरे में बढ़ते वक्त अपने मन में कहा, ये गांव में लाइट ही नहीं रहती, मोमबत्ती जलाना पड़ेगा। अब मोमबत्ती जलाकर आर्यन अपने रूम में गया। रात के 2 बजे बज रहे थे। आदित्य विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे और अनुज और रूह भी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन आर्यन जाग रहा था। वह बाथरूम से फ्रेश होकर अपने रूम में सोने जा रहा था कि उसके रूम की खिड़की धड़ाम से खुल गई। खिड़की के इतना तेज खुलते ही आर्यन चौंक गया। आर्यन खिड़की के पास जाते हुए कहा, ये खिड़की अपने आप कैसे खुल गई? वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि बाहर रुक रुक कर तेज हवाएं चल रही थी। तभी आर्यन खिड़की के पास पहुंचा ही था कि उसने बाहर देखा कि थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली और एक कब्रिस्तान था जो चांद की रोशनी में बहुत डरावना लग रहा था। आर्यन ने तभी थोड़ा ध्यान से देखा और कहा, ये हवेली की खिड़की के पास दिया कैसा जल रहा है और ऐसा लग रहा है कि दिए के पास कोई खड़ा है। आर्यन ने फिर बिस्तर की तरफ जाते हुए कहा, कल देखा जाएगा हवेली में कौन है, अभी नींद आ रही है। वह खिड़की खुली छोड़कर सोने चला गया। सुबह हुई। अनुज विक्रम आदित्य जाग चुके थे, लेकिन आर्यन अभी तक सो रहा था। तभी आर्यन के कमरे में अनुज ने आते हुए कहा, उठ जा भाई, सुबह हो गई। वैसे दिल्ली में तो तू सबसे पहले सुबह उठकर जिम करने लगता था, पर आज क्या हुआ? आर्यन ने बिस्तर पर लेटे हुए कहा, कुछ नहीं भाई, कल रात देर से सोया था इसलिए नींद आ गई। आर्यन बिस्तर से उठा ही था, तभी उसने देखा कि कमरे की खिड़की बंद थी। उसे लगा अनुज ने खिड़की बंद की होगी। वह अनुज के साथ नीचे आया और खिड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन नीचे आया और उसने देखा आदित्य और विक्रम डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। आर्यन ने अनुज से कहा, रूह कहाँ है? चाय बनाने गई है क्या? तभी अनुज ने कहा, रूह की तबीयत खराब है। आर्यन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तूने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? रुक, मैं बुलाकर लाता हूँ डॉक्टर को गाँव से। तभी अनुज ने आर्यन को रोकते हुए कहा, रुक भाई, मैं रूह को दवाई दे दी है तो थोड़ा शांति रख। अनुज के इतना कहते ही आर्यन ने सब की तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, तो अब कॉफी कौन बनाएगा? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आर्यन ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, रहने दो सालों, तुम सब मैं ही बना कर लाता हूँ कॉफी। आर्यन ने इतना कहकर 2-3 कदम बढ़ाया ही था, तभी दरवाजे पर से आवाज आए, अरे ओ शहरी बाबू, आप काहे कॉफी बनाएंगे? हम बना देते हैं आप लोगों के लिए कॉफी। आर्यन हैरानी से दरवाजे पर देखने लगा। अनुज भी वहीं खड़ा रहा। आदित्य और विक्रम तो मानो अपने मोबाइल में ही घुसे थे। दरवाजे पर एक गोरी सी लड़की खड़ी थी जिसने नीली साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें हल्की नीली रंग की थी और बाल हल्के भूरे रंग के। मानो आर्यन तो उसकी आंखों में खो सा गया, लेकिन जो रूह से सच्चा प्यार करता था। अनुज ने उससे पूछा, कौन है आप? इतना सुनकर आर्यन भी अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, हाँ बताए, कौन है आप? तभी उस लड़की ने कहा, हमको काका ने भेजा है, कहा आप सबको कामवाली की जरूरत है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आर्यन तभी बोल पड़ा, कामवाली नहीं, काम में हाथ बटाने वाली की जरूरत है। मतलब आप कामवाली नहीं, हम सब के दोस्त की तरह रह सकती है। तभी उस लड़की ने कहा, हमको दोस्त वोस्त नहीं बनना, हम कामवाली ही ठीक है। तभी आदित्य ने फोन चलाते हुए कहा, बातें ही होती रहेगी या कोई कॉफी भी बनाएगा? तभी वह लड़की पूछती है, चलिए बताए किधर है रसोई घर? आर्यन तपाक से बोल पड़ा, चलिए मैं दिखाता हूँ किधर है।
किचन। इतने में अनुज रूह के पास चला गया। आर्यन उस लड़की को किचन में लेकर गया। किचन में पहुंचते ही आर्यन ने उसको सामान के डिब्बे दिखाते हुए कहा, आपने अपना नाम नहीं बताया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, एनाक्षी। तभी आर्यन ने कहा, एनाक्षी का मतलब पता है आपको क्या होता है? एनाक्षी बोली, हाँ प्रिय आंखों वाली। आर्यन थोड़ा चौंकते हुए कहा, वह तुम्हें भी पता है ये सब? एनाक्षी तभी बोल पड़ी, और आपका नाम क्या है? शहरी बाबू, आर्यन ने जवाब देते हुए कहा। आर्यन है मेरा नाम। एनाक्षी ने आर्यन से पूछते हुए कहा, आर्यन नाम का मतलब पता है आपको? आर्यन बोलते ही वाला था तभी एनाक्षी बोल पड़ी, आर्यन नाम का मतलब कुलीन एवं शिक्षित। आर्यन कॉफी का डिब्बा एनाक्षी को देते हुए कहा, तभी तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी, एकदम किसी इच्छाधारी नागिन की तरह है। एनाक्षी ने आर्यन से पूछा, आपको कैसे पता हमारी आंखें नागिन की तरह है? आर्यन ने कहा, अरे तुमने कभी टीवी पर देखा नहीं? उसमें मूवीज में दिखाते हैं। एनाक्षी ने हैरानी से कहा, टीवी के बारे में सुना है पर देखा नहीं। हमारे गांव में किसी घर में रोशनी वाला यंत्र हो, यही बड़ी बात है। आर्यन हंसते हुए कहा, वह रोशनी वाला यंत्र नहीं, उसे बल्ब कहते हैं एनाक्षी, और वह बिजली से जलाए जाते हैं। आर्यन ने दोबारा एनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ बिजली ही नहीं रहती। तभी एनाक्षी की चीख पड़ी। उसने गैस स्टोव को बंद करते हुए कहा, आर्यन बाबू आपसे बात करने के चक्कर में काफी गिर जाती। अभी आदित्य की नजर तभी किचन तक पड़ी। उसने देखा कि वह लड़की हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर आर्यन के साथ आ रही है। उसने कहा, वह बन गई काफी, बहुत मन था पीने का। आर्यन ने डाइनिंग टेबल तक आते हुए देखा, अनुज भी वहीं बैठा हुआ था। सभी ने अपना अपना कॉफी का कप उठाया और कॉफी पीने लगे। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजी। आर्यन ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हाँ सर नमस्ते, हम जतनगा पहुंच गए हैं, हम सब काम शुरू करने वाले हैं। इतना कहकर आर्यन ने फोन काट दिया। आर्यन ने तभी एनाक्षी से बोला, तुम भी पियो कॉफी? एनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन बाबू हम कॉफी नहीं पीते, हम तो जहर पीते हैं। आर्यन ने हैरानी से एनाक्षी की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? एनाक्षी ने हिचकिचाते हुए बोली, मेरा मतलब हम कॉफी नहीं पीते, हम आप लोग पीजिए कॉफी। अनुज ने एनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, पर तुमने तो कहा तुम जहर पीती हो। आर्यन ने भी अनुज का साथ देते हुए कहा, हाँ मैंने भी सुना। सभी लोग एनाक्षी की तरफ देखने लगे। एनाक्षी ने सबकी ओर देखते हुए बोली, अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर में सबने कॉफी पिया। फिर आर्यन ने कहा, सुनो दोस्तों जल्दी तैयार हो जाओ, फिर चले काम शुरू करने। इतना कहकर सब अपने कमरे में जाने लगे। लेकिन जैसे ही आर्यन ने 3-4 कदम बढ़ाया ही था कि एनाक्षी ने कहा, अरे सुनिए आर्यन बाबू, खाने में क्या बनाना है ये तो बताए। आर्यन ने कहा, कुछ भी बना दो जो तुम्हें अच्छा लगे। तभी एनाक्षी ने कहा, हमको तो आलू गोभी पसंद है, वही बना दे। अनुज ने थोड़ा आगे आकर कहा, हाँ एनाक्षी आलू गोभी ही बनाओ, आर्यन को बहुत पसंद है। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले गए। आर्यन अपने बाथरूम में नहाते हुए कोई गाना गुनगुना रहा था। तभी उसे अपने रूम में कुछ गिरने की आवाज आई। आर्यन ने गुनगुनाना बंद किया और टॉवल लपेटकर बाहर आया और उसने देखा एनाक्षी खिड़की के पास खड़ी हुई है और हवा से उसके बाल उड़ रहे हैं। आर्यन ने एनाक्षी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनाक्षी ने कहा, आर्यन बाबू खाना बन गया है, चलिए मैंने और सभी को भी बुला लिया है। आर्यन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने मुझे आवाज ही नहीं दी और खिड़की के पास तुम क्या कर रही थी? मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस हवा चल रही थी तो हवा लेने आई थी। आर्यन ने कहा, ठीक है चलो मैं आता हूँ। तभी एनाक्षी वहाँ से चली गई। आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय बाद आर्यन नीचे आया और उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर उसके सभी दोस्त और रूह भी बैठी थी। आर्यन तभी रूह के पास गया और बोला, रूह तुम्हारी तबीयत कैसी है? रूह
ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा बुखार है। इतने में सभी ने देखा कि एनाक्षी सबकी तरफ खाना लेकर आ रही है। आर्यन ने एनाक्षी की मदद करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं सबको खाना परोसता हूँ। एनाक्षी ने मना किया लेकिन आर्यन नहीं माना। आर्यन ने सबकी थाली में खाना परोसा और सब खाना खाने लगे। आर्यन ने देखा अनुज रूह को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। तभी आर्यन विक्रम दोनों ने अनुज की टांग खींचते हुए कहा, अरे भाई, अभी से भाभी का इतना ख्याल, आगे क्या होगा भगवान जाने। तभी बाकी लोग हंसने लगे। फिर शांति से सभी लोग खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त आर्यन को तेजी से खांसी आने लगी। एनाक्षी ने तुरंत आकर आर्यन को अपने हाथों से पानी पिलाया। एनाक्षी के ऐसा करते ही सब एनाक्षी की तरफ देखने लगे पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सभी ने खाना खाया और रूह खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। आर्यन, अनुज, आदित्य और विक्रम ने घर से जाते हुए कहा, एनाक्षी तुम घर पर रुकोगी तो रूह का ख्याल रखना। लेकिन एनाक्षी ने मना करते हुए कहा, नहीं साहब, हमको कुछ काम है। आर्यन थोड़ा उदासी भरा मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। आर्यन अनुज की तरफ देखते हुए कहा, भाई तू ही रुक जा यहीं। इतना कहकर आर्यन, आदित्य, विक्रम जाने लगे। आर्यन, विक्रम, आदित्य जतनगा गांव में घूम रहे थे। तभी आर्यन ने कहा, कहां से शुरू करें भाई, यहाँ कोई देख ही नहीं रहा जिससे पूछ सके। यहाँ कोई ऐसी पुरानी जगह है जहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी पुरानी साइकिल से उनकी तरफ आ रहा था। विक्रम ने उनको रोकते हुए कहा, अंकल सुनिए, यहाँ कोई ऐसी पुरानी जगह है जहाँ पर हम घूम सके। उस आदमी ने थोड़ी हल्की आवाज में कहा, बेटा यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो बाईं तरफ एक जंगल है, वहाँ आप सबको कुछ मिल सकता है क्योंकि गांव का कोई आदमी वहाँ नहीं जाता। मेरी मानिए तो आप सब भी वहाँ पर मत जाए। कहा जाता है कि वहाँ रात के समय आत्माएं भटकती है। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। आर्यन और उसके दोस्त बड़े खुश होते हुए बोले, चलो कोई तो लोकेशन मिली फोटोज क्लिक करने के लिए। जब वह सब जंगल के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा दिन के समय में भी वह जंगल काफी डरावना लग रहा था। उस जंगल के पेड़ पौधे कई जगह से काले पड़े हुए थे। विक्रम ने डरते हुए कहा, भाई सुनो, कहीं और की लोकेशन ढूंढते हैं। ये जंगल काफी भयानक लग रहा है और ऊपर से काले बारिश वाले बादल। आर्यन ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, अबे फट्टू डर क्यों रहा है, मैं हूँ ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कल रात को मौसम साफ था, चांद की चांदनी चमक रही थी, फिर यह आज इतने घने बादल। आदित्य ने कहा, अरे भाई, पहाड़ी गांव में मौसम बदलते रहते हैं, चलो जंगल में देखे क्या है। आर्यन, विक्रम, आदित्य जंगल के अंदर जाने लगे। इधर अनुज और रूह घर में अकेले थे। रूह ने तभी अनुज की ओर देखते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है। इतना सुनते ही अनुज किचन में गया। शाम का वक्त था इसलिए घर में थोड़ा अंधेरा था। अनुज ने पानी के जग को हाथ में पकड़ा ही था तभी एक काली बिल्ली की आवाज अनुज के पीछे से आई। बिल्ली की आवाज सुनकर पहले तो अनुज डर गया लेकिन तभी बिल्ली की ओर देखते हुए कहा, भाग यहाँ से। बिल्ली भागी नहीं, वह धीरे धीरे चलते हुए जा रही थी लेकिन अंधेरे में उसकी दो डरावनी पीले रंग की आंखें चमक रही थी। उधर जंगल में शाम के 6:30 बज गए थे। जंगल में अंधेरा छा गया था। कीड़े और झींगुर की आवाज आने लगी थी। तीनों लोग जंगल में चल ही रहे थे। तभी विक्रम बोला, भाई चलते हैं, यहाँ से पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तभी आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, नहीं, वह देख, सामने कुएं की तरह कुछ दिख रहा है। आदित्य ने कहा, कुएं की तरह नहीं, कुआं ही है। तीनों लोग कुएं के पास गए और टॉर्च जलाकर उसकी तस्वीर खींचने लगे। आदित्य और विक्रम तस्वीर खींच ही रहे थे लेकिन आर्यन कुएं में बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। तभी
तभी उसने विक्रम और आदित्य को कहा चलो चलते हैं यहाँ से। इतना सुनकर विक्रम बोल पड़ा हाँ भाई चलो चले यहाँ से, देखो रात कितनी हो गई और जंगल बड़ा डरावना लग रहा है। आर्यन ने कहा ठीक है फिर चलो। इतना कहकर आर्यन बैग उठाने ही वाला था तभी उसने देखा उससे थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी है। उसने सोचा इतनी रात को उसे वहां पर छोड़ना सही नहीं, तो वह उसके पास जाने लगा। आदित्य विक्रम कुएं की तस्वीर लेने में व्यस्त थे।